क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। ध्वनि तो आप सभी को पहुंच रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। भाई भाषा विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और भाषा विज्ञान में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं पीछे, जैसे भाषा की परिभाषा, भाषा, विभाषा और बोली में अंतर। इसके अलावा जो परिवर्तन की दिशाएं थीं, जो कारण थे, उनको पढ़ा। यानी भाषा के परिवर्तन की दिशाएं थी, उनके जो क्या कारण थे, यानी बाह्य कारण क्या थे, आंतरिक कारण क्या थे, तो इन सब के विषय में चर्चा की। उसके बाद ध्वनि को देखा था, तो ध्वनि से जो चीज़ें थी उनको हमने पढ़ा। उनके जो प्रयत्न वगैरह थे, उनके उच्चारण स्थान क्या थे, प्रयत्न वगैरह क्या थे, उसको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखा। इसके अलावा जो भाषा विज्ञान के अनुसार लुंठित वगैरह जो उसमें ध्वनि के भेद किए गए थे और उनको देखा था। स्पर्श क्या थे, यानी स्पर्श के बाद क्या क्या उनके वर्गीकरण हो सकते थे, संघर्षी, यानी तो ये सारे जो विभाग थे उनको देखा था। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनको देख लिया है। अब देखिए, आज हम भाषा का जो वर्गीकरण है उसको देखने वाले हैं। भाई ये जो भाषा का वर्गीकरण है, अच्छा पीछे की कक्षा में हमने इसको थोड़ा सा देखा था, इस पर नज़र डाली थी। मुझे लगता है आपने वो पीछे की कक्षा देखी होंगी। जिस किसी ने भी वो पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं वो ऊपर आई बटन पर जा करके उन कक्षाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके भी आप देख सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को ना प्लेलिस्ट में कर दिया गया है। तो यदि आपको किसी भी यूनिट में कुछ भी यदि समस्या होती है तो आप सीधे चैनल से जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसमें, यानी प्लेलिस्ट 1, 2, यूनिट 1 और 2, इसके अलावा यूनिट 3 की अलग है, यूनिट 4 की अलग है, ये यूनिट 5 है तो इसकी अलग प्लेलिस्ट है। इसमें 2 ही विषय लगे हुए हैं, एक तो भाषा विज्ञान का है और दूसरा जो व्याकरण आचार्य हैं उनका परिचय है। तो उसको वो जो परिचय है वो एक दिन में हमारा कवर हो जाएगा, तो उसकी इतनी समस्या है नहीं है। हम भाषा के पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक वर्गीकरण की आपसे बात करने वाले हैं आज, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो चार्ट है ना, ये आपके मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस चार्ट से कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। कई बार का मतलब है बहुत बार। चलिए, तो देखिए, जब हम भाषा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला वर्गीकरण होता है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। पारिवारिक मूलक वर्गीकरण का मतलब होता है ऐसा वर्गीकरण जो परिवार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिसका मूल क्या है, परिवार है। इसके अलावा आकृति मूलक वर्गीकरण की बात करते हैं, जो वर्णों का स्ट्रक्चर है, वर्णों की जो आकृति है, उस आकृति के आधार पर जो भाषा में परिवर्तन होते हैं, तो वो है। तो इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण, भाषा का पारिवारिक मूलक वर्गीकरण है, और दूसरा भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हमने आकृति मूलक वर्गीकरण को लिखा है, ये आसान भी है, इसको हम देख लेंगे। भाई ये जो चार्ट है आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया हुआ है। वैसे हम यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको चार्ट ये वाला बना करके दिखा देता हूँ। देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं, किसकी, जब हम भाषा, 1 मिनट, ये ना समस्या ये है कि ये पेन सही नहीं है मेरा, तो यदि कुछ समस्या हो जाए इसमें लिखने में या किसी चीज़ में तो आप माइंड मत कीजिएगा। ये हटेगा नहीं यहाँ से क्या, चलो। अब देखो जब हम भाषा की बात करते हैं, एक मिनट का समय दो मुझे। देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं, ठीक है, तो इस भाषा को हमने 2 भागों में बांटा है। अयोगात्मक, दूसरा वियोगात्मक। अयोगात्मक और वियोगात्मक। जब हम अयोगात्मक की बात करते हैं तो इसमें केवल 2 ही प्रकार की भाषाएं आती हैं। पहला आता है चीनी और तिब्बत, ठीक है, चीनी और तिब्बत, ये 2 प्रकार की भाषाएं इसमें आती हैं, चीनी और तिब्बत। इसके अलावा जब हम वियोगात्मक की बात करते हैं, जब हम वियोगात्मक भाषा की बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
पहला अश्लिष्ट, दूसरा श्लिष्ट, तीसरा प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। ठीक है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, इन 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है। जब हम प्रश्लिष्ट की बात करते हैं तो इसको हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। ऐसी भाषा जो पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट है तो इसको बोलते हैं पूर्ण प्रश्लिष्ट, इसको बोलते हैं आंशिक प्रश्लिष्ट। 2 भागों में बांट दिया, एक हो गई पूर्ण प्रश्लिष्ट और एक हो गई आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट में आती है चेरोफी और आंशिक प्रश्लिष्ट में आती है व्यास्क। ठीक है, तो इसमें 2 भाषाएं आती हैं, इसमें आती है चेरोफी, इसमें आती है वास्क। अब जब हम श्लिष्ट की बात करते हैं तो श्लिष्ट जो भाषाएं हैं इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे इसके? 2 भाग होंगे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, एक होगा अंतर्मुखी और एक होगा बहिर्मुखी। देखो श्लिष्ट की बात करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। श्लिष्ट की बात करेंगे। श्लिष्ट को 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को भी 2 भागों में बांटा, संयोगात्मक, वियोगात्मक। इसको भी 2 भागों में बांटा, संयोगात्मक, वियोगात्मक। संयोगात्मक में आई इसमें अरबी, इसमें आई हिब्रू। ठीक है, और इसमें आई संयोगात्मक में संस्कृत और इसमें आई हिंदी। ठीक है, तो ये श्लिष्ट वाला भेद हो गया। इसके अलावा अश्लिष्ट वाला भेद देखते हैं। जब हम अश्लिष्ट की बात करते हैं, अश्लिष्ट को हमने 4 भागों में बांटा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। पूर्व योगात्मक, देखिए योगात्मक, पूर्व योगात्मक, अंत योगात्मक। एक बार देख लेते हैं इसका क्या भेद है। मध्य योगात्मक, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्व अंत योगात्मक। यहीं पर दे रखा है, देखिए यहीं पर देख लो। देखो, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्व अंत योगात्मक। जो पूर्व योगात्मक है इसमें काफिर आती है, इसमें संथाली आती है, इसमें तुर्की आती है अंत योगात्मक में, और पूर्व अंत योगात्मक में मुफूर आती है। कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको ऐसे लिख लो क्रम से, काफिर, संथाली, तुर्की, मफूर। ठीक है, काफिर, संथाली, तुर्की और मफूर, ऐसे लिख लो इनको क्रम से। और इनके बराबर में ये लिख लो, यहाँ पर लिख लो पूर्व योगात्मक, दूसरा मध्य योगात्मक, तीसरा अंत योगात्मक और यहाँ पर पूर्व अंत योगात्मक। तो ऐसे इनको याद कर लोगे तो एकदम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ फिर से इस चार्ट पर। इस चार्ट को फिर से देख लेते हैं। हमने आपसे भाषा की बात की तो भाषा को हमने बांटा अयोगात्मक और योगात्मक। इसमें मैंने कहा कि चीन और तिब्बत 2 भाषाएं आएंगी। योगात्मक की जब हम बात करेंगे तो इसके 2 भाग किए, आंशिक और प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट की जब हम बात कर रहे थे तो प्रश्लिष्ट के हमने 2 भेद किए। ऐसी भाषा जो पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट हैं जैसे चेरोफी, और ऐसी भाषा जो आंशिक रूप से प्रश्लिष्ट हैं जैसे वास्क। फिर श्लिष्ट की हमने बात की, श्लिष्ट को 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को फिर 2 भागों में बांटा, संयोगात्मक, वियोगात्मक, और बहिर्मुखी को फिर 2 भागों में बांटा, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में अरबी आई, इसमें अंतर्मुखी, संयोगात्मक में अरबी आई, अंतर्मुखी वियोगात्मक में हिब्रू आई, बहिर्मुखी संयोगात्मक में संस्कृत आई, बहिर्मुखी वियोगात्मक में हिंदी आई। ठीक है, फिर हमने अश्लिष्ट का जो भेद किया था इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्व अंत योगात्मक। ये जो पूर्व अंत योगात्मक है, अच्छा ये जो पूर्व योगात्मक है इसमें काफिर आई, इसमें संथाली, इसमें काफिर, इसमें संथाली, इसमें तुर्की और इसमें मफूर। ये 4 प्रकार की भाषाएं आई।
पूर्व योगात्मक यानी काफिर, मध्य योगात्मक यानी संथाली, अंतर योगात्मक मतलब तुर्की, और पूर्व अंतर योगात्मक मतलब मफोर। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं इसमें आई। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चार्ट आपको एकदम से याद हो गया होगा और बहुत आसान है। 2-3 बार यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चार्ट एकदम से आपके टिप्स पर आ जाएगा। चलिए अब देखिए, बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि योगात्मक, अंतयोगात्मक, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, इनकी चर्चा हो रही थी। तो एक एक करके समझते हैं कि योगात्मक क्या है, अंतर्योगात्मक, मतलब ये जो चीज़ें हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है किसकी, अयोगात्मक भाषाएं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला भाग इसका योगात्मक और अयोगात्मक ही है। देखियो, देखना ये देखो, एक मिनट, ये क्या है अयोगात्मक, ये क्या है योगात्मक। तो क्या होता है अयोगात्मक, क्या होता है योगात्मक, दोनों को देखेंगे। यहाँ पर देखो अयोगात्मक किसको कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अयोगात्मक उन भाषाओं को कहते हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अंतर्भाव और संबंध तत्व का सहयोग नहीं होता है। मतलब इनमें प्रकृति और प्रत्यय की पता नहीं चलती है, ऐसा करें। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है, प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र या अलग सत्ता होने से इसे क्या कहते हैं, पृथक पृथक कहते हैं। इसमें प्रत्येक शब्द प्रकृति या मूल के तुल्य होता है, अतः इसे धातु या मूल कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय जैसी चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इन भाषाओं में ना तो प्रकृति होता है और ना ही प्रत्यय होता है, इसलिए इसको अयोगात्मक भाषा की श्रेणी में अलग रख दिया है। उसके बाद योगात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं, इनको देखते हैं। भाई ये जो योगात्मक भाषाएं हैं, ये उन भाषाओं को कहा जाता है जिनमें प्रकृति और प्रत्यय प्रकृति, प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग रहता है। संबंध तत्व का प्रकृति, देखिए संबंध तत्व का क्या रहता है, संयोग रहता है। प्रकृति यानी अर्थ तत्व और प्रत्यय यानी संबंध तत्व, इनका संयोग होता है। ठीक है ना, यानी किस किस का संयोग रहता है, प्रकृति का और प्रत्यय का। ठीक है, इनका क्या रहता है, संयोग रहता है। विभिन्न प्रकार से हो सकता है। देखो, अतः योगात्मक भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में, ये है 3 भाग ये वाले। देखिए, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट किसको कहते हैं, इसमें प्रत्यय प्रधान भाषाएं होती हैं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसको दी जाती है, प्रत्यय को दी जाती है अश्लिष्ट भाषाओं में। ये जो श्लिष्ट भाषाएं होती हैं इसमें विभक्ति प्रधान होती हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्लिष्ट भाषाएं होती है इसमें समास प्रधान होता है। ठीक है, इन वाली भाषाओं में समास प्रधान होगा, इस वाली भाषा में क्या होगा, विभक्ति प्रधान होगी। इस वाली भाषा में क्या प्रधान होगा, अश्लिष्ट में, इसमें प्रत्यय प्रधान होता है। अब देखो, अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार के जोड़ को क्या कहा गया है, इस प्रकार के जोड़ को तिल तंडुल न्याय कहा गया है। तिल और चावल की तरह कह सकते हैं। तिल अलग दिख जाएगा, चावल अलग दिख जाएगा, है नहीं। मिले हुए तिल और चावल अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके 4 भाग किए गए हैं। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं, तो ये 4 भाग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पूर्व योगात्मक, जहाँ प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति से पहले लगता है। दूसरा मध्य योगात्मक, जहाँ प्रत्यय प्रकृति के बीच में जोड़ा जाता है। और अंत योगात्मक, जहाँ प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। अंत का मतलब अंत में। देखिए, पूर्व का मतलब जहाँ जो प्रत्यय है वो पहले जोड़ा जाएगा। जहाँ प्रत्यय पहला जोड़ा जाएगा वो पूर्व योगात्मक होगी, जहाँ बीच में जोड़ा जाएगा वो मध्य योगात्मक होगी, जहाँ अंत में जोड़ा जाएगा उसको अंतः योगात्मक कहा जाएगा। प्रकृति यानी जो प्रत्यय है वो प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। और देखिए, प्रकृति का मतलब आप मूल धातु से ले सकते हैं। ठीक है, और पूर्व योगात्मक का क्या मतलब है, पूर्व योगात्मक का मतलब है कि जहाँ प्रत्यय प्रकृति से पहले और अंत में जुड़ता है, तो उसको क्या कहा गया है, पूर्व अंतः योगात्मक। नाम से ही पता चल रहा है, इतना इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखो, श्लिष्ट किसको कहा गया है, श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं। श्लिष्ट, अच्छा देखो, दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग बताना संभव नहीं होता। प्रत्यय की झलक अवश्य रहती है। ऐसा संयोग को नीर झीर न्याय यानी दूध पानी की तरह कह सकते हैं। जैसे दूध में यदि पानी मिला दिया जाए तो आप बता नहीं सकते हैं कि पानी कौन सा है और दूध कौन सा है, लेकिन यदि आप तिल में चावल को मिला देंगे तो आप बता सकते हैं कि ये चावल है और ये तिल है। समझ में आ रहा है, तो ये होता है। ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय के घनिष्ठता से मिलने से प्रकृति
प्रकृति कहा गया है अर्थ तत्व, यानी कि जो धातु है, मूल धातु, उसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसके दो भाग किए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के दो भाग हैं। देखो अंतर्मुखी श्लिष्ट, इसमें प्रत्यय जो है, देखो इसका क्या मतलब है, इसमें जो प्रकृति है, प्रकृति के बीच में घुल मिलकर रम जाते हैं जो प्रत्यय हैं। अच्छा ये यहाँ तक आएगा। इसमें जो प्रत्यय है वो प्रकृति के बीच में घुल मिल कर रम जाते हैं। इसके दो भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। ठीक है, ये रहा संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक क्या है, इसमें शब्दों के अलग से सहायक संबंध तत्व लगने की आवश्यकता होती है। वियोगात्मक का मतलब है इसमें शब्द में अलग से सहायक संबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहिर्मुखी की बात करते हैं। इसमें प्रत्यय यानी जो प्रत्यय है वो प्रकृति के बाद में यानी अंत में जोड़ा जाता है। बहिर्मुखी का मतलब है बहुरूपीय भाषा, संस्कृत आदि इसी कोटि में आते हैं। इसमें भी दो भेद हैं, पहला संयोगात्मक और दूसरा है वियोगात्मक। देखो संयोगात्मक किसको कहते हैं, इसमें संबंध तत्व प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में सुप तिंग इत्यादि जो होते हैं वो उसमें जुड़े हुए होते हैं। जैसे पठती, जब हम पठती बोलते हैं तो इसमें पढ़ता है, तो ये सुप इत्यादि जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, है नहीं, ये तो तिंग है। और जैसे हम बोलते हैं रामः, तो इसमें सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी सु औजस अम औचस, ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं, ये प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं और ये किसके साथ जुड़ते हैं, धातुओं के साथ जुड़ते हैं। वियोगात्मक, इसमें संबंध प्रकृति से अलग लगाया जाता है। जैसे हिंदी में कारक चिन्ह, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे रामः गच्छति, राम जाता है नहीं, और हम बोलते हैं राम जाता है, राम कहाँ जाता है, रामः विद्यालयम, ऐसे लिखते हैं। चलो रामः विद्यालयम गच्छति, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, रामः विद्यालयम गच्छति। और हिंदी में लिखते हैं हम राम विद्यालय को जाता है। इसमें देखो ये अलग कर दिया बिल्कुल, है नहीं, राम बिल्कुल अलग कर दिया, विद्यालय अलग कर दिया। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये दूसरी विभक्ति एक जगह जोड़ दी है। तो ये कौन सी भाषा कही गई है, ये संयोगात्मक है और श्लिष्ट है, नहीं श्लिष्ट है और संयोगात्मक है। और वियोगात्मक में आती हैं जैसे ये वाली, ये श्लिष्ट है और वियोगात्मक भाषा ये वाली हिंदी है। ये कौन सी है, संयोगात्मक, श्लिष्ट है और संयोगात्मक है। और ये कौन सी है, श्लिष्ट है और वियोगात्मक है। ठीक है, अब ये देखो वियोगात्मक, इसमें हिंदी वगैरह आती है। अब प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कौन सी होती हैं, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति यानी जो प्रकृति है और जो प्रत्यय है, प्रत्यय इतने अधिक घनिष्ठ रूप से मिले होते हैं कि दोनों को न अलग पहचाना जा सकता है और न दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इस संयोग को क्या कहा गया है, इस संयोग को दही घृत न्याय कहा गया है। मतलब जैसे दही में घी की तरह मिले हुए हैं, उसी प्रकार से ये प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कही गई हैं। देखिए इसके भी दो भेद हैं यहाँ पर, पूर्व प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। ठीक है, देखिए इसमें अर्थ तत्व यानी जो प्रकृति और संबंध तत्व यानी प्रत्यय का इतना अधिक घनिष्ठ मेल हो जाता है कि पूरे वाक्य का प्रायः एक शब्द बन जाता है, यानी समास के रूप से जानी जाती है। वह एक शब्द पूरे वाक्य का अर्थ देता है। इसमें आने वाले शब्दों का कुछ अंश लेकर एक ऐसा शब्द बनाया जाता है। इसमें सभी शब्दों का थोड़ा प्रतिनिधित्व रहता है। यह शब्द वाक्य के तुल्य व्यवहृत होता है। इसे पूर्ण समास प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आंशिक प्रश्लिष्ट कौन सी हैं। तो आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, इसमें सर्वनाम और क्रिया इस प्रकार मिल जाती हैं कि क्रिया का स्वरूप नगण्य हो जाता है और वह सर्वनाम की पूरक हो जाती है। इसमें वाक्य के सभी अवयव, संज्ञा, विशेषण आदि भी शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए इसे आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं। इसे अंशतः समास प्रधान भी कहते हैं। इस प्रकार आकृतिमूलक वर्गीकरण को 4 वर्गों में प्रस्तुत किया गया है, अयोगात्मक, वियोगात्मक, देखिए अयोगात्मक, उसके बाद अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, अयोगात्मक भाषाएं कौन सी हैं, तो अयोगात्मक भाषाएं यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए अयोगात्मक भाषा उनको कहते हैं जिनमें प्रकृति और
प्रत्यय का कोई संयोग नहीं होता। इसमें प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है और शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों की स्वतंत्र सत्ता के कारण ऐसी भाषाओं को क्या कहा गया है? पृथक पृथक कहते हैं। ठीक है, शब्द देखिए शब्द स्वांतरय के कारण इन्हें धातु मूल भी कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अयोग का अर्थ है आ नहीं। योग मतलब मिलना, जुड़ना, अर्थात जिस भाषा में प्रकृति प्रत्यय आदि का कोई मेल ना हो, ये भाषाएं स्थान प्रधान हैं। भाषा में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान निश्चित होता है। एक ही शब्द स्थान भेद से कर्ता, क्रिया या कर्म हो सकता है। इसको स्थान प्रधान निरवयव भी कहा जाता है। भाषाओं का पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। पारिवारिक मूलक वर्गीकरण देखते हैं भाई। इसमें इसे 4 भागों में बांटा। देखिए इसे 4 खंडों में बांटा जा सकता है और इसके 18 भेद कर सकते हैं। पहला खंड ये रहा एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और एक और है। पहले खंड का नाम दिया यूरेशिया, यूरोप और एशिया की भाषाएं हैं इसमें। खंड 2 इसका नाम दिया अफ्रीका, इसमें 3 परिवार हैं और इसमें कुल 10 परिवार हैं। इसमें यह है कौन सा? प्रशांत महासागरीय है। ठीक है, ये प्रशांत, ये भी नीला होना चाहिए था। तो प्रशांत महासागरीय, इसमें कुल 4 परिवार हैं। इसमें कितने परिवार हैं? कुल 4 परिवार हैं। ये याद रखो। देखो यूरेशिया, देखिए भाषाओं का पारिवारिक मूलक वर्गीकरण लिखा हुआ है। तो पारिवारिक मूलक वर्गीकरण जो है इसको हमने 4 भागों में बांटा। इसको ऐसे समझते हैं। देखो यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या कर लिया हमने? वर्गीकरण कर लिया। यूरेशिया अफ्रीका देखो 4 भागों में बांटते हैं। यूरेशिया, अफ्रीका और इसमें आएगा हमारा दक्षिण पूर्व एशिया और इसमें आएगा अमेरिका। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिका। तो ये 4 भागों में बांटा। इसमें आते हैं 10 परिवार, इसमें आते हैं 4 परिवार, इसमें केवल एक ही आता है और इसमें आते हैं 3। नहीं, इसमें 3 होंगे शायद। इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो देखो इन तीनों को याद कर लो बस। इसके अलावा जो बचेंगे इसमें आ जाएंगे। इन तीनों को कैसे याद करने हैं देखते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका है, यूरेशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका। ये 4 परिवार हैं। अब इन 4 परिवारों में अफ्रीका में कौन सी आती हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से परिवार आते हैं और इसमें कौन से परिवार आते हैं, यानी अमेरिका में। तो अमेरिका में केवल अमेरिका आता है, तो ये याद हो गया आपको। अमेरिका में केवल अमेरिका आएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में आता है 4 परिवार। कौन कौन से हैं? मलाइका। देखिए इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। मलाइका पाप करके ऑस्ट्रेलिया गई। मलाइका बाप करके ऑस्ट्रेलिया गई। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इस वाली ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अब क्या मतलब है इसका, क्या आधार है यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका आधार, देखते हैं यहाँ पर। इसका मैंने बनाया नहीं है क्या? 4 है यहाँ पर। देखिए प्रशांत महासागरीय, ये प्रशांत महासागरीय खंड है ना, जिसमें मलई द्वीप है तो मलाइका, पापुई का मतलब पाप करके, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया गई। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में है। तो ये 4 परिवार हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो याद हो जाएंगे आपको। प्रशांत महासागरीय खंड लिखवाया था ना मैंने, पीछे क्या लिखवाया था? 4 ही तो हैं। एक मिनट रुकना। यूरेशिया,
प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका, ठीक है। तो वो था कौन सा वाला, ये वाली जो ट्रिक बताई मैंने किसकी बताई, प्रशांत महासागरीय वाली। और फिर उसके बाद अफ्रीका की क्या है भाई, अफ्रीका को आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अफ्रीका की दी हुई है, अफ्रीका खंड के हैं, सूडानी, होतेंत, बुशमैनी, बांतू, शामी हामी, ऐसे याद कर सकते हैं। सूडानी, होतेंतोत, बुशमैनी, बांतू, शामी हामी। इसको शामी हामी कहा गया है, या होतेंतोत को बुशमैनी भी कहते हैं, तो इसको सूडानी भी। देखो ये एक हो गई, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, तो मैंने तीन ही बताए थे इसमें। यानी अफ्रीका खंड की जो भाषा है इसमें इसको तीन भागों में बांटा है। पहला सूडानी, दूसरा होतेंतोत, ये इसको बुशमैनी भी कहते हैं, और बांतू को शामी हामी भी कहते हैं। तो ये तीन हो गए, और चार हमने उसमें देखी थी प्रशांत महासागरीय वाले में, तो ये हो गया। अब अमेरिका में एक आती है केवल अमेरिका खंड की भाषा। अब बचा क्या, अब बचा हमारा केवल एक, जो पहला वाला है। पहला वाला कौन सा है, यूरेशिया। यूरेशिया में 10 परिवार आते हैं, तो उन 10 के नाम यहाँ पर हमने दे रखे हैं। देखो 10 परिवार हैं ये वाले, यूरेशिया खंड की भाषाएं। देखिए इस परिवार की संख्या यहाँ पर दी हुई है, द्राविड़, भारोपिया, कोशिकी, और फिर है वरुस्की के बाद यूराल, वास्क, चीनी, फिर अत्युत्तरी, फिर जापानी, सामी। नहीं तो ये 10 परिवार हैं। 10 ही हैं क्या, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, मेरे हिसाब से 10 ही होने चाहिए। हाँ 10 ही होंगे। देखो एक ये हो गया, दो, फिर उसके बाद ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर उसके बाद ये हो गया 5, फिर उसके बाद ये होगा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और 2 होंगे, फिर ये हो गया 9, और ये हो गए 10। तो इसमें कितने परिवार आते हैं, 10 परिवार आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एकदम से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जिस किसी को भी समझ में नहीं आई हो वो कमेंट कर देना, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई, मलाइका पाप करके ऑस्ट्रेलिया गई, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्रशांत महासागरीय खंड। इसको ना आप डायग्राम बना लो इसका ऐसे, देखो जैसे ऊपर परिवारक मूलक वर्गीकरण का डायग्राम बनाया था ना, आकृति मूलक वाला, ऐसे ही इसका बना लो। इसको 4 भागों में बांटो ऐसे करके। ऊपर अभी बताया ना मैं आपको, भाषाएं लिखो यहाँ पर, और 1 मिनट, ये पेन सही नहीं है वरना मैं समझा देता आपको बहुत अच्छी तरह से। तो देखो ये हमने भाषा लिखा यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया, यहाँ पर लिखना यह है परिवार की भाषा है, तो परिवार मूलक वर्गीकरण लिखना यहाँ पर, ठीक है। परिवार मूलक वर्गीकरण लिखोगे ना, और उसके बाद यहाँ पर इसको 4 भागों में बांटोगे। पहला यूरेशिया, फिर यहाँ पर लिखोगे क्या, यहाँ पर आएगा अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर आएगा प्रशांत महासागरीय, और यहाँ पर आएगा अमेरिका। तो 4 हो गए इसके भाग। तो प्रशांत महासागरीय को याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई, मलाइका पाप करके ऑस्ट्रेलिया गई, यहाँ पर आएगा। इसके बाद इसमें आएंगे होतेंतोत, बुशमैनी, होतेंतोत को बुशमैनी के भी कहा गया है, बांतू और शामी हामी, ठीक है। होतेंतोत, बुशमैनी, बांतू, शामी हामी, तो ये हो जाएगा इसमें। और अफ्रीका में केवल अफ्रीका आती है। और ये जो 10 परिवार हैं इनको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इनके अलावा जो भी होंगे वो इसमें आ जाएंगे 10 के 10, ठीक है। इसमें कितने परिवार आएंगे, इसमें 3 परिवार आएंगे, सॉरी ये ध्यान रखना, इसमें 3 आएंगे और इसमें 4 परिवार हैं, और इसमें केवल अमेरिका आता है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको डायग्राम बना लेंगे और इनका वो जो वर्गीकरण है उसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद किया था, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। किस दिन ना मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगा जो मैंने बनाए हुए हैं। चलिए, उनको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं वहाँ पर, कैसे क्या चीज़ों को याद करना है। चलो क्या है भाई यहाँ पर, और इसके अलावा देखिए भारोपीय परिवार जो है उसका सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है इसका सामान्य परिचय, देखिए भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उसमें भारत और यूरोप की भाषाएं दी हुई हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारोपीय शब्द भारत और प्लस यूरोप का संक्षिप्त रूप है। अब इसको इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है। भारोपीय में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह किया गया है।
इस परिवार की 10 शाखाएँ हैं, वो ऊपर मैंने आपको बताया था 10 की 10 शाखाएँ यहाँ पर हैं। तो इन 10 शाखाओं को चाहो तो आप इनको क्रम से याद भी कर सकते हो, और ना याद करो तो आपका काम चल जाएगा। पहला आता है भारत और ईरानी, और दूसरा आता है बाल्टो स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी, ग्रीक, अब देखो यहाँ पर ग्रीक, उसके बाद केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई और तोखरी। तो ये किस में आती हैं? ये आती हैं हमारी भारोपीय परिवार की भाषाएं। ऐसे याद कर लो, देखो ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, ये पहले नंबर पर याद करो, ग्रीक, केल्टिक, तीसरे नंबर पर ये, चौथे पर ये, पाँचवें पर ये, छठे पर ये। तो ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी, 6 तो ये हो गए। और उसके बाद ये 4 रह गई। 4 कौन कौन से रह गए? देखिए, भारत और ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ये 4 ही हो गए। इनको ऐसे याद कर लो तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 2-3 बार इनको पढ़ोगे ना बिल्कुल याद हो जाएगा। ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी। उसके बाद ये वाला आ गया, भारत, ईरानी, बाल्टो स्लाविक और आर्मीनी, अल्बानी, ऐसे याद कर लो। देखो केंटों और शतम वर्ग पूछा जाता है, तो केंटों और शतम वर्ग कैसे याद करोगे? और ये क्या होता है केंटुम और शतम वर्ग? इसको शतम वर्ग, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग, इनको 2 वर्गों में बांटा है। ये उच्चारण के आधार पर इनको बांट दिया गया है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो के से शुरू होती हैं, कुछ शतम वर्ग की भाषाएं हैं। भाई ये 100 के ऊपर वर्गीकरण किया गया है, 100, ठीक है, 100। कहीं कहीं पर इस 100 को 100 बोला जाता है, यानी सा वर्ग की भाषाएं हैं जो इनको सा के उच्चारण करती हैं। सा का मतलब होता है चूषणम, तालु से, तालु वाली। और कुछ कंठ से, कंठ यानी एच, हन, हा, यानी हा से। तो देखो ऐसी कौन कौन सी भाषाएं जो हा से बोलती हैं, हा से बोलती हैं इनको, यानी कंठ से बोलती हैं। 100 को ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो इसको कंठ से उच्चारण करती हैं, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो तालु से उच्चारण करती हैं। तो तालु से उच्चारण करने वाली ये वाली भाषाएं देखो, इनको याद कर लेना। संस्कृत है, हिंदी है, अवेस्ता है, फारसी है, रूसी, ऑनियन और बल्गेरियन। क्रम से ऐसे याद कर लेना इनको, ऐसे याद हो जाएंगी। संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, रूसी, ऑनियन और बल्गेरियन। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद जो केंटू वर्ग है उसको कैसे याद करोगे? देखो ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक, ऐसे याद कर लो। ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक। ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी, ठीक है, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक। ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इटली, हटाई, तोखरी, लैटिन, फ्रेंच, गाथिक। 4-5 बार पढ़ोगे ना और रिकॉर्ड कर लोगे अपनी आवाज़ में इसको, और कान में लीड लगा करके सुनते रहोगे तो एकदम से याद हो जाएंगे। देखिए संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, रूसी, ऑनियन, बल्गेरियन, मैंने भी इनको ऐसे ही याद किया था। तो ये सब के सब अब बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इतना ही रहने देते हैं क्या आज? चलिए इतना रहने देते हैं, काफ़ी है। कल इसके अलावा मतलब कल ना हम भाषा विज्ञान को ख़त्म ही कर देंगे। तो एक कक्षा और होगी, फिर वो जो कक्षा है चाहे वो 1.5 घंटे की चली जाए, चाहे वो 2 घंटे की जाए, तो समस्या नहीं होगी। फ़िलहाल हम इस क्लास को यहीं पर रोकने वाले हैं।